Hello everyone. Today we are here to study the second part of Landscape of Soul, fourth chapter from class 11th English Hornbill book. So student, in the first part we have studied how the narrator and the writer Nathalie Travaroy has described about the difference between Chinese painting and Western painting. So now let us continue this chapter and आगे we will read about the Chinese landscape, what exactly are there in this the landscape of these Chinese. So let us continue with the same chapter. This concept is expressed as Shen Shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. अब देखिए इसमें जो राइटर है नेथली वो बता रही हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ में कॉन्सेप्ट माना जाता है शेनशुई का, ठीक है, जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. अब लैंडस्केप में क्या होता है मैंने आपको बताया, इट इज़ अ नेचर सीनरी. तो लैंडस्केप जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, माउंटेन्स बनाते हैं और उसके आगे रिवर बना देते हैं, वाटर बना देते हैं. जो एक्चुअली जो शेनशुई वर्ड है ये लैंडस्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉन्टेम्परेरी पोल्स रिफ्लेक्टिंग द दाविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. अब ये दो से ज़्यादा के जो एलिमेंट हैं जो एक इमेज में मिलते हैं, एक इमेज में जो हम बनाते हैं माउंटेन बना देते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा भी ग्राउंड हो जाता है, फ्लैट ग्राउंड होता है, फिर उसके आगे रिवर जारी होती है. तो इस तरह की जो हम इमेजेस बनाते हैं दीज रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करती हैं दो कॉन्टेम्प्रेरी पोल्स को. मतलब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से ऑपोजिट हैं. कहाँ माउंटेन बड़े बड़े से बहुत ऊंचे ऊंचे से, और जो ये रिवर है ये उसके जस्ट ऑपोजिट है, बहुत ही ठंडी सी और नीचे बहती रहती है. तो ये जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा भी कर रहे हैं. ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स हैं जो कि जो यूनिवर्स में दाविस्ट का व्यू है उसे रिप्रेजेंट करिए. दाविस्ट व्यू जो है स्टूडेंट ये चाइनीज में माना जाता है. तो कहते हैं कि ये जो शेनशुई है जिसमें ये जो दो चीज़ें आती हैं जो लैंडस्केप की इमेज में भी होती हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हुए भी ये यूनिवर्स का एक दाविस्ट व्यू है. द माउंटेन इज यांग. अब इस व्यू के हिसाब से दाविस्ट का जो व्यू है उसके हिसाब से माउंटेन को उन्होंने क्या बोला है, यांग, रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन. अब ये जो क्या कर रहे हैं लंबाई में वर्टिकली कहाँ तक जा रहे हैं, हेवन तक. इतने हाई होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसे दिखते हैं ये हेवन तक जा रहे हैं. स्टेबल रहते हैं, वार्म गर्म होते हैं, ड्राई इन द सन, और धूप में बिल्कुल ये ड्राई हो जाते हैं. वाइल द वाटर इज यिन. अब देखिए माउंटेन को यांग बोला, अब वाटर को क्या बोल रहे हैं, यिन. हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ, और ये हॉरिजेंटल नीचे स्लीपिंग उसमें रहती है और अर्थ पर रेस्ट करती है. फ्लूइड होती है, मॉइस्ट नमी होती है, कूल होती है ये, राइट. आपको भी पता है पानी के बारे में ये सब चीज़ें दे रखी हैं. द इंटरैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट yang, एक्टिव एंड मस्कुलिन, इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाविज्म. अब देखिए दाविज्म का जो फंडामेंटल नोशन है, मतलब जो उसकी विचारधारा है उसके हिसाब से ये क्या है. अब बता रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शन होती है इन दोनों की, यिन कहाँ, ये बताया आपको एक माउंटेन्स के जस्ट नीचे, ऐसा तो नहीं है कि जस्ट उसके फुट हिल्स से ही रिवर निकल रही है, उसके नीचे थोड़ा सा ग्राउंड होता है, फिर आगे जाके हम देखते हैं रिवर होती है. लेकिन अगर हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें ये व्यू एक साथ दिखाई देता है. तो ऐसे ही यहाँ पर जो नरेटर है नेथली ये बता रही है कि जहाँ पर ये मिलते हैं यिन जो है वहाँ पर फेमिनिन एस्पेक्ट, फीमेल जिस तरह से होते पूरे यूनिवर्स को एनर्जी देती हैं उस तरह का इसको दिखाया गया है. और जबकि इसका ऑपोजिट जो यांग है वो बहुत एक्टिव है और मस्कुलिन उसको दिखाया गया है, मेल्स की तरह दिखाया गया है. और ये दोनों क्या है, दाविज्म की बेसिकली जो फंडामेंटल विचारधारा है उसको शो करते हैं. विच इज़ ऑफन
ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। अब वो कहते हैं कि अब विच इज ऑफन ओवरलुक्ड, ये जो चीज़ें हैं इनको ओवरलुक इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि एक थर्ड एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड एलिमेंट क्या है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो जगह जो है, वो जो वॉइड है, वो एम्प्टी स्पेस जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, कहते हैं वो चीज़, वो थर्ड एलिमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अब यहाँ पर नेथली ने अपने आप को हमें दिखाने के लिए क्या, मतलब हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या बताया है, कह रहे हैं कि जिस तरह से ये जो यौगिक, हमारे यहाँ यौगिक योगा किया जाता है उसमें प्राणायाम किया जाता है, तो प्राणायाम में क्या करते हैं, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट। हम सांस लेते हैं, फिर वहीं पर रुक जाते हैं, सांस को अंदर रखते हैं और फिर उसके बाद हम सांस बाहर छोड़। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। अब क्या कह रहे हैं, जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है, मतलब जहाँ पर हम सांस को रोक के रखते हैं, वो जो चीज़ है वहीं पर एक्चुअल में मेडिटेशन होती है। द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, जहाँ पर हम सांस को रोक के रखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। अब इस तरह से ही बता रहे हैं कि जो चाइनीज़ लैंडस्केप में कुछ स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, वाइट ही छोड़ दिया जाता है, अनपेंट करते हैं, उन्हें पेंट नहीं किया जाता है, तो वो कहते हैं वो ही चाइनीज़ पेंटिंग में वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मिडिल वॉइड जो बता रहे हैं, एम्प्टी स्पेस, तो कह रहे हैं कि इसी तरह से जो चाइनीज़ लैंडस्केप में, चाइनीज़ पेंटिंग में जो वाइट स्पेस दिखता है, जो अनपेंटेड होता है, जिसको पेंट नहीं किया होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यहीं पर जो है एक मतलब आदमी का, इंसान का जो है बहुत ही फंडामेंटल रोल देखने को मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब मानव के बारे में क्या बताया कि हेवन और अर्थ के बीच में ही बिकम द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब इंसान जो है वो बोथ पोल्स, जो मतलब हेवन और अर्थ, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का कंड्यूट मतलब मीडियम बन जाता है। इन मानव इंसान के द्वारा ही जो है ये जो दोनों यूनिवर्स हैं, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, उसके जो दो पोल्स हैं हेवन और अर्थ, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो कौन करता है, मैन, इंसान। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड। अब वो कहते हैं कि मानव की प्रेजेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नाम की ही क्यों ना हो। Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is Francois Schenk's wonderful expression, the eye of landscape। अब कहते हैं कि बहुत दूर, चाहे वो बड़ी बड़ी लोफ्टी होते हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची पीक्स, जो माउंटेन की पीक्स होती हैं, उनके द्वारा उनमें कहीं गुम हो गया या उनमें कहीं दब के रह गया इंसान, लेकिन फिर भी फ्रैंकोइस शेंक्स जो हैं वो बताते हैं कि जो इंसान है, जो वो क्या है, लैंडस्केप की आई हैं, मतलब नेचर की आँख है। अब ये चैप्टर आपका नेथली ने यहीं पर ख़त्म किया है। इसमें बताया है राइटर ने कि इंसान जो है अब वो इसके बीच में है, और दिस इज़ द मेन, वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये मानव को देखना है, इंसान को देखना है कि वो जो है हमारे नेचर को कैसे संभाल के रखता है, कैसे वो उन चीज़ों को जो है मतलब ख़राब नहीं करता, और किस तरह से वो जो अब हेवन और अर्थ के बीच भगवान ने तो हमें ये चीज़ें दे दी हैं, नेचर दे दिया है, लेकिन अब उसकी टेक केयर करना वो किसके हाथों में है, इंसान के हाथों में है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे देखिए एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? आउटसाइडर आर्ट एक्चुअली बेसिकली उस आर्ट को बोला गया है जो कि अनट्रेंड होती है, मतलब जिसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। ठीक है, तो उस आउटसाइडर आर्ट के बारे में इसमें जो है राइटर ने बात की है। देखते हैं।
When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. फ्रेंच पेंटर जियान डुबुफेट ने जब ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, मूटेड मीन्स प्रेजेंट करना, क्या प्रेजेंट किया था? आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट. आर्ट ब्रूट क्या है? बेसिकली द आर्ट ऑफ अनट्रेंड, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने ट्रेनिंग नहीं ली है वो उस आर्ट को आप आगे बढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है. और वो क्या है? बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट था उस टाइम पे, 1940s की बात कर रहे हैं. फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग, और शुरू में ये छिपी सी रहती थी ये, मतलब जिन लोगों को शौकिया तौर पे मतलब वो लोग करते थे कोई ऐसे पेंटिंग कुछ काम कला जो भी थी उनकी, लेकिन वो जो थी आगे खुलकर नहीं आई थी. आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ द इंटरेस्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली. लेकिन अब वो क्या बताना है, ये जो आउटसाइडर आर्ट है धीरे धीरे बहुत ही फास्ट बढ़ने लग गई आजकल की दुनिया में और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है. दिस जेनरे इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट. their work are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. जेनरे मीन्स जो उनका स्टाइल है. अब वो कहते हैं ये जो स्टाइल है आर्ट का, इनको कोई हक नहीं है अपने आप को आर्टिस्ट कहने का, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट और आर्टिस्टिक मतलब वो जो उनमें आर्टिस्टिक मैसेज है वो कन्वे करते हैं. कहते हैं कि उनमें टैलेंट है और वैसे ही आर्टिस्टिक स्टाइल है और आर्ट्स के तरह से ही वो मैसेज कन्वे करते हैं, सब चीज़ें हैं, बट उनके पास फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है उन्होंने इस चीज़ के लिए, तो इसलिए उनके पास कोई हक नहीं है अपने आप को आर्टिस्ट कहने का. देयर वर्क आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग. उनका जो काम है, उनके जो मेन स्ट्रीम पे जो मतलब एक्चुअल में जो आर्टिस्ट करते हैं उनके साथ जो है ऑफर करता है, उनके बराबर का दिखाता है अपने आप को बिना ट्रेनिंग लिए. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. कहते जब डुबुफेट अपना ये कॉन्सेप्ट लोगों को दिखा रहे थे, मतलब फैला रहे थे कि किस तरह से जो आउटसाइडर आर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है मेन स्ट्रीम लोगों के साथ ही वैसा ही काम ऑफर कर रहे हैं, तब उस समय इंडिया में एक अनट्यूटर्ड जिसने कोई ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, एक जीनियस जो है वो पैराडाइज स्वर्ग बना रहा था. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. बहुत सालों पहले जो ये जंगल था, मतलब द लिटिल पैच, छोटा सा जो जंगल था जिसे जो है अपने लिए वो आदमी क्या कर रहा था, क्लियर साफ़ करवा रहा था, उसे एक गार्डन बनाना था जिसमें वो स्टोन और जो रिसाइकल मटेरियल होता है उन सबको यूज़ किया, और उसने जो है आज हम जिसे क्या जानते हैं चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है. Its 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to the outsider art. अब वो कहते हैं ये जो 80 साल के जिन्होंने इसे बनाया था, नेक चंद जी जो इसके क्रिएटर और डायरेक्टर थे वो 80 साल के थे, उन्होंने इंडिया को बहुत बड़े वो क्या है एक आउटसाइडर आर्ट के कंट्रीब्यूटर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है इस चीज़ इस कला को. The 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by Waterfall on its anniversary issues cover. अब कह रहे हैं कि यूके की एक मैगज़ीन जो कि बहुत फेमस मैगज़ीन है रॉ विज़न, पायोनियर होता है बहुत ही फेमस, फर्स्ट रैंक की जो मैगज़ीन होती है, फर्स्ट रैंक का जो कोई भी काम होता है तो उसमें जो मैगज़ीन है वो कौन सी है, रॉ विज़न. उसका जो 2005 का स्प्रिंग इशू था, 50th इशू जो था, उसमें उन्होंने नेक चंद के रॉक गार्डन में जो एक वुमेन के साथ वाटरफॉल का जो स्कल्पचर है उसे अपनी एनिवर्सरी इशू पर कवर पेज पर पब्लिश करा था.
The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regard cultural and artistic influences. आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट, इसे रॉ आर्ट बोला जाता है क्योंकि इसके लिए इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती है, राइट। तो ये जो काम है ये रॉ स्टेट में जिसे देखा जाता है, उनके कल्चरल और आर्टिस्टिक को वो इन्फ्लुएंस देते हैं, मतलब आर्टिस्टिक की तरह से जो है वो अपना प्रभाव छोड़ती है इनकी जो कला है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू अ सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। कोई भी चीज़ और हर चीज़, चाहे वो टिन हो, टिन से लेकर सिंक तक हो, या एक टूटी हुई कार हो, कोई भी मटेरियल जो है उनके वर्क ऑफ आर्ट का मटेरियल बन सकता है, क्योंकि वो रिसाइकल चीज़ें यूज़ करते हैं, वेस्ट चीज़ों से वो अपनी बनाते हैं। तो कह रहे कुछ भी हो, टीन हो टूटा हुआ, कोई वॉश बेसिन हो, सिंक हो, टूटी हुई कार, कोई भी उनका मटेरियल, ये जो कुछ भी है उनके वर्क ऑफ आर्ट का मटेरियल बन सकता है। Something Neckchand has taken to dizzying height, recognizing his art as an outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dream. अब क्या बता रही है इसमें, राइटर कह रही है कि नेकचंद जो है उन्होंने सबकी आंखें, मतलब डिजिंग हाइट, उन्होंने उन ऊंचाइयों को अचीव कर लिया है जो कि आज पहचानी जाती हैं कैसी कला के रूप में, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी। एक सिंगल आदमी, अगर एक अकेला आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहे तो वो एक आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपने उस डिफरेंस के साथ जो है काम को अच्छे एक बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। The Swiss Commission of UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his work. स्विस कमीशन है यूनेस्को की, वो उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यूरोपियन एक्सपोजिशन करी है उनके काम की, जिसमें क्या करेंगे वो, द 5 months विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड। 5 months तक रियल्म ऑफ नेकचंद इस नाम से एक इंटरैक्टिव शो चलाया जाएगा, और वो शो क्या होगा, बिगिनिंग अक्टूबर से शुरू होगा, वो विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम, जो कि बड़े बड़े म्यूजियम में दिखाया जाएगा, कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में, ठीक है। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। अब देखिए नेकचंद जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है उनको कहाँ, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ऑनर किया गया है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा इनाम क्या है, जब लोग वहाँ पर जाते हैं और उनके गार्डन को देखते हैं और उनकी क्रिएशन को देखकर एंजॉय करते हैं, यही उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है। तो ये जो आर्टिकल था बृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में पब्लिश हुआ था। ओके, सो स्टूडेंट, this chapter, the landscape of soul, is completed here. I hope you all must have understood. Thank you.